हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। अब मैं आपको एक बहुत ही रोमांटिक कहानी सुनाने जा रहा है जिसका नाम रात की दुल्हन है। अब आप लोग सुनिए। चवन वो रात। बजाज मैंशन, मुंबई। उस बड़े से आलीशान कमरे में एक लड़की की दर्द भरी घुटी हुई सी कराहने की आवाज गूंज उठी। एक बड़े से आलीशान बेडरूम के नर्म बिस्तर पर लेटे हुए अचानक से जब वो लड़की हिली, एक दर्द की लहर उसकी पूरी बॉडी में अचानक से उठी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका पूरा बदन दर्द से टूट रहा हो। अपने चेहरे को सिकोड़ते हुए उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने बहुत बड़ी झील मौजूद थी और उसके चारों तरफ सुंदर रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। बड़े से ट्रांसपेरेंट शीशे के पार ये नज़ारा बहुत ज्यादा सुंदर नजर आ रहा था, लेकिन क्या वो अभी तक सपना देख रही थी? ये सपना इतना रियल जैसा क्यों लग रहा था? उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाए और अचानक से उसकी नजर उसके साइड में सोते हुए इंसान पर गई और जैसे ही उसने उस इंसान को देखा वो घबरा गई। डर के मारे मानो उसकी सांसें थम सी गईं। उसने सांस लेना बंद कर दिया और वो उस इंसान को ध्यान से देखने लगी जिसका चेहरा उसे दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो करवट लेकर लेटा हुआ था। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। ये कोई सपना नहीं था। तभी उसके हाथों ने अपने बदन को टटोला और अगले ही पल वो भौचक्की रह गई। उसके शरीर पर नामात्र के कपड़े थे। अपनी हालत देखने के बाद वो समझ गई कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है जो शायद नहीं होना चाहिए था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा बाहर निकाल लिया हो। उस 20 साल की लड़की की दुनिया एक रात में तहस नहस हो गई थी। वो याद करने की कोशिश करने लगी कि बीती रात उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसका सिर अभी भी भारी हो रहा था। उसने अपने सिर को पकड़ा लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची और किसने उसकी ऐसी हालत की। उसे जो याद आया वो सिर्फ ये था कि वो अपने भाई को दवाई देने आई थी। बाहर का नज़ारा देखने से लग रहा था कि वो अभी उसी हवेली में है जहां वो दवाइयां देने आई थी। आज उसे अपनी जिंदगी में अगर किसी बात का सबसे बड़ा रिग्रेट है तो वो यहाँ आने का है। उसकी माँ उसे मना कर रही थी, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी और यहाँ आए। अचानक से कल रात वाली सारी बातें उसके दिमाग में फिर घूमने लगीं। फ्लैशबैक। ये कितनी बड़ी हवेली है। इस हवेली को तो महल कह सकते हैं। समीक्षा ने बजाज मैंशन की तरफ देखते हुए इधर उधर नजरें घुमाए और हवेली की तरफ बढ़ गई। मुंबई के शोरगुल से दूर शहर के भरी इलाके की एक आलीशान हवेली जो बजाज मैंशन के नाम से मशहूर है। समीक्षा के लिए गर्व की बात थी कि उसका भाई इतने बड़े लोगों के घर में काम करता है। बजाज सरनेम अपने आप में ही बहुत बड़ा था, हर कोई इस परिवार तक नहीं पहुंच सकता था। उसके भाई ने सच में यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की थी। समीक्षा ने गहरी सांस ली और वो हवेली के गेट की तरफ बढ़ गई। उसके हाथ में कुछ दवाइयों के पैकेट थे जो वो अपने भाई के लिए लाई थी। उसका भाई देवांश इस घर के मालिक विवान बजाज का बॉडीगार्ड था। लेकिन जब उसने गार्ड से इस बारे में बात की तो गेट पर खड़े गार्ड ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। लाख कोशिश करने के बाद भी उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। उसे कहा गया कि वो अपने भाई को यहीं बुला ले, लेकिन उसका भाई तो उसका फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए वो खुद उसे दवाइयां देना चाहती थी और अपने सामने ही अपने भाई को दवाइयां खिलाना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि उसका भाई कभी भी खुद से दवाइयां नहीं खाएगा। उसके भाई को जुकाम और गले में दर्द था जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण उसकी माँ और वो दोनों ही परेशान थीं। वो जानती थी कि उसका भाई दवाइयों के मामले में काफी लापरवाह है। भले ही वो किसी पहलवान का मुक्का खा सकता था पर दवाइयां नहीं। गार्ड ने उससे कहा कि जब तक उसे हवेली से फोन नहीं आता तब तक वो किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। समीक्षा निराश हो गई। गार्ड के ऊपर उसे गुस्सा आया, लेकिन वो भी क्या कर सकता था। ये उसकी ड्यूटी थी क्योंकि हवेली के अंदर ऐसे ही कोई भी इंसान नहीं जा सकता था, और वैसे भी उसे यहाँ जानता ही कौन था जो इस तरह से उसे अंदर जाने दिया जाएगा। लेकिन वो इस तरह से बिना दवाइयां दिए भी वापस नहीं जा सकती थी। वो सोच रही थी कि वो कैसे अंदर जाए, तभी अचानक से उसे याद आया कि उसके भाई ने एक बार बातों ही बातों में कहा था कि इस हवेली का एक गुप्त दरवाजा है जो हवेली के पीछे की तरफ खुलता है और इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अपनी किस्मत आजमाने के लिए वो जल्दी से हवेली के पीछे की तरफ गई। इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी और वो गुप्त दरवाजा खुला था। वहां पर कोई मौजूद भी नहीं था। वो जल्दी से बिना समय गंवाए अंदर चली गई। उसकी किस्मत सच में अच्छी थी क्योंकि उसके अंदर आने के 2 मिनट बाद ही वो दरवाजा बंद कर दिया गया और किसी की नज़र उस पर नहीं गई। कुछ ही दूर जाने पर समीक्षा की नज़र एक दरवाजे पर गई जो हवेली के अंदर जाता था। वो दरवाजे पर आ गई, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे से कोई आ रहा है।
जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसने देखा कि 3 खूंखार डॉग्स जो ऊंचाई में लगभग उससे थोड़े ही छोटे थे उसकी तरफ भौंकते हुए आ रहे थे। देखने में वो इतने भयानक लग रहे थे कि एक ही पल में उसके होश उड़ गए। उसे लगा कि शायद अब उसकी जान नहीं बच पाएगी। समीक्षा इतना ज्यादा डर गई कि वो जल्दी से दरवाजे से अंदर आए और उसने अपनी पूरी जान लगाकर दरवाजा बंद कर दिया। डॉग्स के भौंकने की आवाज बाहर से आ रही थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और धीरे से कहा, आज तो तू मरते मरते बची, समीक्षा। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई तो उसे एक कमरे से बहुत ज्यादा शोर की आवाजें आने लगी। शायद वहां कोई था। वो जल्दी से उस तरफ बढ़ी। जैसे ही वो उस कमरे के नजदीक पहुंचने ही वाली थी कि एक लेडी जिसने अपने हाथों में एक ट्रे पकड़ी हुई थी, उसने उसे रोक दिया और कहा, जी आप कौन? समीक्षा पीछे मुड़ी और उसने सर्वेंट के कपड़े पहने हुए एक लेडी को वहां देखा। समीक्षा कुछ बोलने ही वाली थी कि उस औरत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। समीक्षा के कपड़े देखकर उसे वो बहुत साधारण लगी। उस औरत को लगा कि वो शायद कोई नई नौकरानी है। समीक्षा ने अपने हाथ में पकड़ी हुई दवाइयों को देखा और कहा, मैं देवांश की बहन हूं। मैं अपने भाई को ये दवाइयां देने आई थी। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो कहाँ होगा? वो नौकरानी हवेली में काम करती थी, इसलिए वो अच्छे से जानती थी कि देवांश कौन है। अब उसे खुशी महसूस हुई कि उसने इस लड़की को बाहर ही पकड़ लिया। वो उसे साइड में लेकर गई और उसे डांटते हुए बोली, तुम पागल हो क्या? तुम अंदर कैसे आ गई? यहाँ तुम्हें देवांश नहीं मिलेगा। बॉडीगार्ड्स के रहने की जगह बाहर है, अंदर नहीं। यहाँ बड़े साहब के दोस्त आए हुए हैं और वे पार्टी कर रहे हैं। अगर तुम अंदर चली जाती तो तुम्हारे साथ पता नहीं क्या होता। उसने अपने होंठ भींच लिए। वो बुरी तरह से डर गई थी। साथ ही वो शुक्र मना रही थी कि उस औरत ने उसे बाहर ही रोक लिया। समीक्षा ने बार बार माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। वो औरत बोली, तुमने आने से पहले देवांश को फोन नहीं किया? समीक्षा ने अपनी गर्दन ना में हिलाए और कहा, वो भैया का फोन नहीं लग रहा। नौकरानी ने आह भरी और बोली, तुम सच में एक नंबर की बेवकूफ हो। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम बाहर मौजूद उन 3 खूंखार डॉग्स से बच गई, वरना अभी तक तो तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचती। समीक्षा उस नौकरानी से उम्र में बहुत ज्यादा छोटी थी। देखने से लग रहा था कि वो औरत शायद 40-41 साल की होगी। नौकरानी को उसके ऊपर दया आ गई। देवांश एक बहुत अच्छा लड़का है और समीक्षा उसकी बहन है, इसलिए उसने उसकी मदद करने की सोची। वो बोली, मैं अभी अंदर ये वाइन सर्व करके आती हूँ। तब तक तुम वहां सोफे पर बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हें देवांश के पास छोड़ दूंगी। समीक्षा ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और जाकर जल्दी से वहां मौजूद सोफे पर बैठ गई। उसने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखा हुआ था और वो चारों तरफ नजरें घुमाते हुए उस शानदार हवेली को देख रही थी। नौकरानी ने कमरे में जाने से पहले समीक्षा को देखा और मन ही मन प्रार्थना की कि उसके आने से पहले वहां कोई और ना आ जाए, वरना एक बॉडीगार्ड की बहन को वहां बैठे हुए देखकर हवेली के लोग जरूर ही गुस्सा करेंगे। समीक्षा उस घर को देखते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी कि तभी एक लड़की उसके पास आई, जिसकी उम्र 26 से 27 साल होगी और उसने भी वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे दूसरी नौकरानी ने पहने हुए थे। उसके हाथ में एक गिलास था। उसने गिलास समीक्षा की तरफ बढ़ाया और कहा, ये लीजिए पानी। समीक्षा मना करने वाली थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे प्यास लगी है। उसने जल्दी से वो गिलास अपने हाथ में लिया और एक ही बार में गटागट पानी पीकर खत्म कर दिया। थैंक यू कहने के बाद उसने वापस से वो गिलास उसे ही पकड़ा दिया। नौकरानी जल्दी से वहां से चली गई और जाते जाते उसने किसी को थम्स अप किया। समीक्षा वहां बैठकर उस मिडल एज नौकरानी का इंतजार करने लगी। लगभग 2 मिनट के बाद समीक्षा को अपने सिर में चक्कर महसूस हुआ और उसके बाद जो भी हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। फ्लैशबैक एंड। बड़े से नर्म बेड पर बेजान सी पड़ी समीक्षा ये सब सोचते हुए उस आलीशान कमरे के सीलिंग में लगे बड़े से झूमर को घूर रही थी। इससे आगे उसे कुछ भी याद नहीं था। वो जल्दी से अपने दर्द को भुलाते हुए खड़ी हुई और अपने कपड़े उठाकर बाथरूम की तरफ भागी। वो जल्दी से वहां से कपड़े बदलकर वापस आए। जाने से पहले उसने एक नज़र फिर से उस आदमी को देखा। वो अभी भी करवट लेकर सोया हुआ था और इस वक्त भी वो उसका चेहरा नहीं देख पाए, क्योंकि अब उस आदमी के चेहरे पर उसके घने काले बाल बिखर चुके थे। उसे नहीं पता था कि ये आदमी कौन था और आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया था। लेकिन इस वक्त वो कुछ भी नहीं सोचना चाहती थी, वो बस यहाँ से भाग जाना चाहती थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर आ गई। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
वो भागती जा रही थी और उसकी किस्मत अच्छी थी कि इस वक्त उसे किसी ने नहीं देखा और सबसे बड़ी बात, उस वक्त गुप्त दरवाजे में ताला नहीं लगा हुआ था। वो आसानी से बाहर निकल गई। वहीं सुबह लगभग 11 बजे विवान की नींद खुली। उसने उम्मीद की थी कि वो लड़की अभी भी उसके पास होगी, लेकिन जब उसने अपने साथ वाला बिस्तर खाली देखा तो उसकी भौहें आपस में जुड़ गई। वो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। उसने चारों तरफ देखा लेकिन वो लड़की वहां कहीं भी नहीं थी। अपने कपड़े बदलकर वो जल्दी से बाहर आया और सीढ़ियों से उतरकर सीधा उस कमरे में गया जहां पर वो और उसके दोस्त कल रात पार्टी कर रहे थे। उसके दोस्त अभी तक इस कमरे में सोए हुए थे। कोई सोफे पर लेटा था तो कोई बेड पर। वो जल्दी से सोफे पर लेटे हुए अमन के पास गया। उसने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे ऊपर उठाते हुए गुस्से में कहा, कहाँ है वो लड़की? कहाँ गई वो? अमन की नींद अभी तक पूरी नहीं हुई थी। उसे लगा कि उसे विवान की आवाज सपने में सुनाई दे रही है। लेकिन जब विवान की पकड़ उसके कॉलर पर मजबूत हो गई तो उसे दर्द होने लगा और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। विवान का चेहरा पूरा लाल था और वो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। अमन की नींद उड़ गई और उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गईं। वो बोला, विवान, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने मुझे इस तरह से क्यों पकड़ रखा है? विवान बोला, वो लड़की जिसे तुमने मेरे कमरे में भेजा था, वो लड़की कहाँ गई? मुझे बताओ। अमन को ऐसा लगा जैसे वो उसके साथ सुबह सुबह मजाक कर रहा हो। लेकिन विवान तो कभी मजाक नहीं करता था और इस वक्त वो बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा था। अमन ने कहा, विवान, तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन सी लड़की? हमने कोई लड़की तुम्हारे कमरे में नहीं भेजी। हमने तुमसे पूछा था लेकिन तुमने मना कर दिया था कि तुम किसी लड़की के साथ नहीं सोना चाहते। तो हमने वो प्लान कैंसिल कर दिया और अल्कोहल कंज्यूम करके हम रात में सो गए थे। जैसे ही अमन ने अपनी बात पूरी की, विवान ने उसका कॉलर छोड़ दिया। अगर वो मजाक करता तो विवान तुरंत समझ जाता। वो उसका दोस्त था और अच्छे से जानता था कि वो इस वक्त मजाक नहीं कर रहा था। अगर वो लड़की उसने नहीं भेजी तो वो लड़की कौन थी? विवान को इतना सीरियस देखकर अमन ने कहा, क्या कोई लड़की तुम्हारे साथ रात में थी? विवान बोला, हाँ। अमन ने इस बारे में सोचा और बेड पर सोए हुए रुद्र और पार्थ को देखते हुए कहा, हो सकता है रुद्र या पार्थ में से किसी ने भेजी होगी। मैं अभी उन्हें उठाकर पूछता हूँ। हम, विवान ने कुछ चिढ़ते हुए कहा और वो गुस्से में पैर पटकते हुए उस कमरे से बाहर निकल गया। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। उसे सामने देखते ही विवान के होश उड़ गए। विवान ने अपने सामने खड़ी लड़की जो कि उसकी बहन है उसको घूर कर देखा और कहा, आशिका, क्या तुमने किसी लड़की को यहाँ देखा? आशिका को जिसका डर था वही हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा, लड़की? नहीं, मैंने नहीं देखा किसी लड़की को। क्यों, क्या हुआ भाई? विवान उसकी बात का जवाब दिए बिना आगे बढ़ गया तो आशिका और ज्यादा डर गई। उसने मन ही मन कहा, लगता है भाई सीसीटीवी फुटेज चेक करने ही जा रहे हैं। वो जल्दी से विवान के पास आ गई और हड़बड़ाते हुए बोली, भाई मुझे बताइए क्या हुआ है। विवान पहले ही उस लड़की के न मिलने से फ्रस्ट्रेट हो चुका था और ये बात आशिका अच्छे से जानती थी, लेकिन इस वक्त उसे सिर्फ एक बात की परवाह थी और वो ये थी कि उसे किसी भी कीमत पर विवान को वहां जाने से रोकना होगा। वो फिर से बोली, भाई, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ है, सच बताइए। विवान कुछ बोलता इतने में अमन ने पीछे से आते हुए कहा, आशिका, अपने कमरे में जाओ। आशिका ने अमन की तरफ देखा तो अमन ने आशिका को विवान के गुस्से में होने का इशारा किया। अब आशिका के पास कोई चारा नहीं था। उसे अपने रूम में जाना ही पड़ा। उसके जाने के बाद अमन विवान के पास आया और बोला, ये उन दोनों का काम भी नहीं है। विवान उसकी बात सुनते हुए सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़ रहा था। वहीं सिक्योरिटी रूम में पहुंचते ही विवान ने देखा कि सिक्योरिटी रूम में कोई नहीं था। विवान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह गुस्से से बोला, यहाँ कोई नहीं है, आखिर सब लोग कहाँ मर गए हैं? वो जल्दी से कंप्यूटर के आगे बैठ गया और उसने सीसीटीवी फुटेज खोलने की कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज वहां मौजूद नहीं थी। पिछले 2 दिनों की सीसीटीवी फुटेज उसमें नहीं थी। उसने बैकअप में चेक किया लेकिन वहां भी सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं थी। उसने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारा और गुस्से में कहा, आखिर यह सब हो क्या रहा है? पिछले 2 दिनों की सीसीटीवी फुटेज गायब है। अमन भी हैरान था। एक के बाद एक मिस्ट्री सामने आ रही थी। अमन ने उसके चेहरे को देखा और पूछा, अब तुम क्या करने वाले हो? विवान खड़ा हुआ और बाहर आ गया। उसने अमन की बात का जवाब नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर रूम में पहुंचते ही आशिका इधर से उधर टहलने लगी।
उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसने बेड पर बैठते हुए धीरे से कहा, कहीं देवांश पकड़ा न जाए। उसकी आंखें नम थी और उसकी आंखों के सामने कुछ समय पहले के सीन फिल्म की तरह चलने लगे। फ्लैशबैक। देवांश मुझे माफ कर दो, आशिका ने रोते हुए देवांश की मजबूत बांह पकड़ ली। क्या क्या कहा तुमने? तुमने मेरी बहन को और अपने भाई को? देवांश के होंठ अपनी बात पूरी करने से पहले ही रुक गए। वो गुस्से में तिलमिला उठा। उसने आशिका के हाथ को अपनी बांह से दूर झटक दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है, वो उसकी ही बहन के साथ ऐसा कुछ कर सकती है। आशिका के चेहरे पर गिल्ट साफ नजर आ रही थी। उसने नम आंखों से देवांश की तरफ देखते हुए कहा, मुझे उस वक्त कुछ नहीं सूझा देवांश। मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि अगर मेरे भाई और तुम्हारी बहन मिल जाते हैं तो ये हमारे रिश्ते के लिए बहुत अच्छा होगा। मेरे भाई की जिंदगी में कोई लड़की नहीं है और तुम्हारी बहन बहुत ज्यादा सुंदर है। मुझे लगा कि अगर वे दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाएं, तो हो सकता है मेरा भाई तुम्हारी बहन को पसंद करने लगे। लेकिन इससे पहले कि आशिका अपनी बात पूरी कर पाती, देवांश ने उसकी बांह को गुस्से में पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मेरी बहन, वो बस 20 साल की है। जानती हो, वो अभी भी बिल्कुल नादान है। उसे कुछ भी नहीं पता। वो बहुत मासूम है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो आशिका? मुझे आज खुद पर घिन आ रही है कि मैंने तुम्हारे जैसी लड़की से प्यार किया। मुझे बताओ, कहाँ है मेरी बहन? अगर विवान ने उसे छुआ भी होगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ये कहकर वो गुस्से में पागलों की तरह हवेली के अंदर आ गया। लेकिन तभी उसने एक लड़की को दरवाजे से हवेली के बाहर निकलते हुए देखा। वो समीक्षा थी। देवांश ने जैसे ही उसे देखा, उसके कदम रुक गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। उसकी बहन की मासूमियत छिन चुकी थी। देवांश उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन आशिका ने उसकी बांह पकड़कर उसे रोका। नहीं देवांश, उसे जाने दो। लगता है भाई अभी तक सो रहे हैं और जहां तक कि मुझे लगता है, उन्होंने तुम्हारी बहन का चेहरा नहीं देखा होगा। देवांश ने हैरानी से उसे देखा तो आशिका बोली, दरअसल बात यह है कि जब कोई इंसान उस ड्रग को कंज्यूम करता है, तो उस ड्रग का असर कुछ ऐसा रहता है कि उसके द्वारा किए गए कोई भी काम उसे होश में आने के बाद भी याद नहीं रहते। इसलिए मैं 100% श्योर हूं कि उन्होंने तुम्हारी बहन का चेहरा नहीं देखा होगा, बस उसकी प्रेजेंस को फील किया होगा। देवांश चिढ़ते हुए बोला, तो इसके लिए क्या मुझे जश्न मनाना चाहिए कि उसने मेरी बहन का चेहरा नहीं देखा? जो घटिया हरकत वह कर सकता था उसने की और इस सब की जिम्मेदार तुम हो। आशिका बोली, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। देवांश बोला, और तुम ये कैसे करोगी? आशिका बोली, पहले तुम्हारी बहन को यहाँ से जाने देते हैं। अगर भाई जाग गए तो पता नहीं वह तुम्हारी बहन के साथ क्या करेंगे। उन दोनों ने फिर समीक्षा का पीछा किया, जो गुप्त दरवाजे से बाहर निकल रही थी। आशिका बोली, लगता है तुम्हारी बहन कल भी इसी दरवाजे से अंदर आई थी। देवांश अंदर ही अंदर तड़प रहा था। वो अपनी बहन के पास जाना चाहता था और उसे कसकर गले लगाना चाहता था। वह उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन इस वक्त वो क्या मुंह लेकर उसके सामने जाएगा। समीक्षा के जाने के बाद आशिका ने कहा, हमें जल्दी से जल्दी सीसीटीवी फुटेज डिलीट करनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है भाई सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज देखेंगे। वह जरूर तुम्हारी बहन के बारे में पता करना चाहेंगे। सिक्योरिटी रूम में पहुंचकर देवांश सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने में लग गया और आशिका कमरे के बाहर खड़ी हुई थी। कुछ देर बाद उन्हें कुछ कदमों के उसी तरफ आने की आवाजें सुनाई दी, जिसे देखने के लिए आशिका वहां से भागकर आ गई और उसने विवान को वहां आते हुए देखा। फ्लैशबैक एंड। आशिका अपने रूम में बैठी जो हुआ वो सब सोच कर ही डर रही थी। उससे रुका नहीं गया और वो अपने रूम से बाहर आ गई। उसे लिविंग रूम से आता हुआ कुछ शोर सुनाई देने लगा तो वो लिविंग रूम में आए। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। विवान एक सोफे पर बैठा हुआ था और हवेली के सारे गार्ड्स उसके सामने खड़े हुए थे, जिनमें से देवांश भी एक था। सबने अपनी गर्दन नीचे झुका रखी थी। उनके चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था कि वे ठीक से जागे भी नहीं थे। विवान ने उनकी तरफ एक नजर डाली और सोफे से उठकर सबसे पहले वह हवेली के गेट के गार्ड के पास गया, जो पहले से ही कांप रहा था। विवान ने कठोर आवाज में उससे पूछा, क्या तुमने कल रात किसी लड़की को अंदर आते हुए देखा? गार्ड ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। वो बोला, नहीं सर, हमने किसी को नहीं देखा। कोई गेट से अंदर नहीं आया। हम पूरी रात वहीं थे और अभी हम बस अपनी शिफ्ट पूरी करके जा ही रहे थे।
विवान को बहुत हैरानी हुई, लेकिन उसने अपने जज्बातों को कंट्रोल किया और फिर उसने एक एक करके सबकी तरफ नजरें घुमाई और कहा, क्या तुम में से किसी ने भी यहाँ किसी अनजान लड़की को आते नहीं देखा? सबने अपनी गर्दन ना में हिला दी। विवान की मुट्ठी गुस्से में कस गई। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था कि किसी ने भी उस लड़की को नहीं देखा? सभी बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। कल रात जब विवान पार्टी कर रहा था तो उन्होंने भी इस बात का फायदा उठाया और शराब पी ली। उन्हें लगा था कि शराब पीकर भी वे अपनी ड्यूटी अच्छे से कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शराब पीते ही वे सब गहरी नींद में चले गए थे। उनके साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन कल रात पता नहीं सबको क्या हो गया था। वे इस वक्त विवान को ये नहीं बता सकते थे कि वे भी अभी थोड़ी देर पहले ही सोकर उठे हैं। अगर उसे पता लग गया तो वो उन्हें जान से मार देगा, इसलिए किसी ने भी अपने मुंह से सच बोलने की कोशिश नहीं की। वे सब डरे हुए थे और उन्होंने सोच लिया था कि अगर विवान को उनकी इस लापरवाही के बारे में बाद में पता लगता है तो लग जाए, लेकिन अभी वे अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे। उनके सामने गुस्से में बौखलाया हुआ ये आदमी अभी उन्हें मौत के घाट उतार सकता था। वे सभी उसके गुस्से को अच्छे से जानते थे और बस वहां पर चुपचाप गर्दन झुकाकर खड़े थे। वहीं कुछ दूरी पर पिले के पीछे से आशिका ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। उसकी नज़र बार बार देवांश पर जा रही थी। इसका मतलब है कि वो उसके भाई के पहुंचने से पहले ही सिक्योरिटी रूम से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। अब जाकर आशिका को शांति मिली। विवान ने अपना फोन बाहर निकाला और कहा, तुम सब जा सकते हो। आज के बाद तुम में से कोई भी मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। सब लोग हैरान रह गए। उनमें से किसी ने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। सबको निकाल दिया गया था। विवान जल्दी से जाकर वापस सोफे पर बैठा और किसी का नंबर डायल करके अपने कान में फोन लगाकर बोला, हवेली की 2 दिन की सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई है। जल्दी से किसी को ठीक करने के लिए भेजो। फोन रखते ही विवान ने देखा कि बॉडीगार्ड्स अब भी वहीं पर खड़े हुए थे। उसने कहा, क्या तुम लोगों को सुनाई नहीं दिया? निकलो यहां से। इतने सारे गार्ड्स और बॉडीगार्ड्स के होते हुए भी किसी ने उस लड़की को नहीं देखा। क्या तुम सब अंधे हो? अगर तुम सब इतने लापरवाह हो तो मुझे तुम में से किसी की भी जरूरत नहीं है। गार्ड्स बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे। अमन ने जब देखा कि मामला गंभीर हो रहा है तो उसने जल्दी से गार्ड से कहा, तुम सबको सुनाई नहीं दिया, चले जाओ यहां से। उसने उन्हें इशारों में कहा कि विवान बहुत ज्यादा गुस्से में है और उनका यहां से चले जाना ही इस वक्त बेहतर है। आशिका को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके भाई ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। जब सब चले गए तो वो वहां से सीधे देवांश के पास गई, जो इस वक्त वहां से जाने के लिए गुस्से में अपने कपड़े एक बैग में ठूंस रहा था। आशिका ने पीछे से जाकर उसे गले लगा लिया। देवांश, क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो? जब देवांश ने उसकी बात सुनी तो उसका चेहरा और ज्यादा गंभीर हो गया। उसने जल्दी से आशिका को खुद से दूर किया और गुस्से में कहा, आशिका, तुमने जो मेरी बहन के साथ किया है मैं कभी नहीं भूल सकता, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। आशिका रोने लगी और उसने माफी मांगते हुए कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है देवांश। मैं उस वक्त बहक गई थी। जब मैंने तुम्हारी बहन को नौकरानी से कहते हुए सुना कि वह तुम्हारी बहन है तो मुझे लगा कि मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मेरे पास एक ड्रग मौजूद था जिसे कंज्यूम करने के बाद इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, और मैंने पहले तुम्हारी बहन को पानी में मिलाकर और फिर अपने भाई को मॉकटेल में मिलाकर वो ड्रग पिला दिया, और फिर किसी तरह से तुम्हारी बहन को और मेरे भाई को एक साथ कमरे में भेज दिया। लेकिन फिर बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं बहुत पछताने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये सुनकर देवांश के हाथ रुक गए। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिन हाथों से वह उस वक्त पैकिंग कर रहा था वे वही हाथ थे जिनसे उसने अपनी बहन को बचपन में खिलाया था। वह उसके लाड़ प्यार में पली बढ़ी थी। उसने आज तक उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। अपनी पलकों पर उसे बिठाकर रखा था, लेकिन जब से उसे अपनी बहन के साथ हुए हादसे का पता चला है तो उसकी दुनिया ही पलट गई है। उसने अपना बैग उठाया और वहां से जाते हुए आशिका से कठोर आवाज में कहा, भूल जाओ मुझे। उसके जाने के बाद आशिका फूट फूट कर रोने लगी। वो जब हवेली में वापस गई तो उस वक्त विवान लिविंग रूम में किसी से फोन पर बात कर रहा था। आशिका अपने रूम में जा रही थी तभी पीछे से विवान ने उससे कहा, कल तुमसे मिलने मित्तल परिवार का छोटा बेटा आने वाला है। जैसे ही आशिका ने अपने भाई की बात सुनी उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका भाई फोन में कुछ टाइप कर रहा था। आशिका ने जवाब में कुछ नहीं कहा और वो अपने कमरे में आ गई।
रात के डिनर के वक्त विवान डिनर टेबल पर बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर तनाव की रेखाएं साफ नजर आ रही थीं। वो अभी तक उस लड़की को नहीं ढूंढ पाया था। तभी एक नौकरानी चिल्लाते हुए वहां आए और हौंफते हुए बोली, सर, सर, वो आशिका मैडम। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इतनी कि अपने मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। विवान जल्दी से उठकर आशिका के कमरे की तरफ भागा और वहां पहुंचकर जो उसने देखा उसे देखकर उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। आशिका! विवान की चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। विवान जब भागते हुए आशिका के कमरे में पहुंचा तो जो उसने देखा उसे देखकर वो शॉक हो गया। आशिका की कलाई कटी हुई थी और उसमें से खून नीचे फर्श पर गिर रहा था। उसका हाथ बेड से नीचे लटका हुआ था और वो बेहोश थी। विवान तेज कदमों से उसके पास गया और उसने एक झटके में उसे अपनी गोद में उठा लिया। मुंबई के एक बड़े अस्पताल में बजाज फैमिली के सारे सदस्य हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। विवान की मां, उसके पापा, उसके दादा दादी और विवान के तीनों दोस्त रुद्र, पार्थ और अमन वहां पर थे। उन्हें बताया गया था कि आशिका अब खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी वो सब बहुत ज्यादा परेशान थे। जैसे ही आशिका को होश आया, डॉक्टर ने उन्हें आशिका से मिलने की परमिशन दे दी। सबसे पहले आशिका की मॉम और डैड अंदर गए, पीछे से विवान भी उस रूम में चला गया। आशिका ने जब अपनी फैमिली को देखा तो उसे खुद पर और ज्यादा गुस्सा आया। वो अपनी फैमिली के बारे में ना सोचकर सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। उसे लगा था कि वो मर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बच गई थी और अब वो सोच रही थी कि वो कैसे अपनी फैमिली का सामना करेगी। विवान ने देखा कि वो अपना सिर झुकाए बैठी हुई थी, उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था और उसके होंठ सफेद हो चुके थे। विवान ने उसकी तरफ देखते हुए कठोर आवाज में पूछा, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी कि क्यों किया तुमने ये? उसकी आवाज सुनकर आशिका और ज्यादा डर गई और उसके पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। विवान की मॉम ने उसे डांटते हुए कहा, विवान, क्या तुम्हें सच में लगता है अभी ये सवाल पूछने का सही समय है? मेरी बच्ची को ठीक तो होने दो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने उस पर ठीक से ध्यान ही नहीं दिया। हम तो सोच रहे थे कि वो तुम्हारे साथ रहेगी तो सेफ रहेगी, लेकिन यहाँ तो वो खुद ही अपनी जान की दुश्मन बन गई। विवान ने कोई जवाब नहीं दिया और वो बस वहां से बाहर चला गया। आशिका के डैड उसके पास आए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, तुम अब कैसा महसूस कर रही हो? आशिका ने अपनी गर्दन हिला दी लेकिन अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। आशिका की मां भी उसके पास बैठ गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने आशिका को गले लगा लिया और सिसकते हुए कहा, बेटा, क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में जो तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया? अगर कुछ ऐसी बात थी जो तुम्हें परेशान कर रही थी तो तुम मुझसे कह सकती थी। तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हें देखकर हमारा क्या हाल हो गया था। आशिका ने कुछ नहीं कहा क्योंकि इस वक्त वो बोलने की हालत में नहीं थी। वो मन में सोच रही थी कि आखिर वो क्या जवाब दे अपनी मम्मी को, कि उसने अपने फायदे के लिए एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और इसकी वजह से उसने अपने प्यार को भी खो दिया था। अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं था क्योंकि इस गिल्ट के साथ वो जिंदगी भर खुश नहीं रह सकती थी। ये गिल्ट उसे अंदर ही अंदर मार रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। ये देख उसके डैड ने उसकी मॉम को डांटते हुए कहा, देखो, तुम्हारे रोने की वजह से मेरी बेटी भी रो रही है। अब चुप भी हो जाओ। आशिका की मॉम ने अपनी बेटी के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम आराम करो और याद रहे कि हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। चाहे तुम गलत हो या सही, हम हमेशा तुम्हारा सहारा बनकर तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे। उन्होंने उससे सुसाइड का रीजन नहीं पूछा क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें साफ मना किया था कि वो किसी भी तरह का दबाव उसके दिमाग पर न डालें। उसे रिलैक्स रखें और इस वक्त उससे सिर्फ अच्छी बातें करें जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। तब तक डॉक्टर भी अंदर आ गई। डॉक्टर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी लेकिन उन्हें आशिका का फिर से चेकअप करना था। इसलिए उन्होंने कहा, मिस्टर बजाज और मिसेज बजाज, आपको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। पेशेंट को एग्जामिन करना है। उन दोनों के बाहर जाने के बाद डॉक्टर ने आशिका का हाथ पकड़ा और उसकी नब्ज फिर से चेक करने लगी। पहले उसने उसके सिर को छुआ, फिर उसके चेहरे को देखा जो पीला पड़ा हुआ था। फिर वो बोली, तो तुमने इसलिए सुसाइड करने की कोशिश की क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो? प्रेग्नेंट ये शब्द सुनकर आशिका को लगा कि जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसने अजीब नजरों से डॉक्टर की तरफ देखा तो डॉक्टर ने उसके चेहरे के भाव को देखते हुए कहा, मिस बजाज, क्या आपके घर वालों को आपकी प्रेगनेंसी के बारे में पता है? आशिका की आंखें बड़ी हो गईं और वो हैरान होते हुए बोली, क्या मैं प्रेग्नेंट हूं?
डॉक्टर को हैरानी हुई, वो बोली, क्या आपको नहीं पता कि आप प्रेग्नेंट हैं? आशिका ने अपनी गर्दन हिला दी और कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, जी हाँ, आप प्रेग्नेंट हैं। मैंने तो आपके घर वालों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये आपकी पर्सनल लाइफ है और आपको डिसाइड करना है कि आपको उन्हें ये सब कब बताना है। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है कि आपको नहीं पता कि आप प्रेग्नेंट हैं। आशिका की मुट्ठियां कस गई। उसे याद आया कि उसे पिछले महीने पीरियड्स नहीं आए थे और उसने पता नहीं क्यों उस वक्त इतना ध्यान नहीं दिया, जबकि उसके पीरियड्स कभी मिस नहीं होते थे। उसने अपना सिर पकड़ लिया और बहुत धीमी आवाज में खुद से बुदबुदाते हुए कहा, प्रेग्नेंट। अब मैं क्या करूंगी? भाई मुझे मार डालेंगे और साथ में देवांश को भी अगर उन्हें पता लग गया कि। उसने अपनी बात पूरी नहीं की। डॉक्टर ने देखा कि वो पैनिक हो रही है तो उन्होंने आशिका को समझाते हुए कहा, देखिए, परेशान होना आपके लिए अच्छा नहीं है। मुझे तो अब खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर बाद में आपके घर वालों को ये बात पता लगी कि मैंने उनसे आपकी प्रेगनेंसी की बात छुपाई है तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। आशिका ने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं, प्लीज डॉक्टर, आप मेरे घर वालों को ये सब मत बताइए। अगर उन्हें पता लग गया तो वो मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे और आप इस बात की चिंता मत कीजिए, ये सब मैं संभाल लूंगी। आपके ऊपर कोई बात नहीं आएगी। डॉक्टर बोली, ठीक है, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए और प्लीज ऐसा कदम दोबारा उठाने की कोशिश मत कीजिए। ये कहकर डॉक्टर बाहर चली गई। आशिका की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे। वो बुरी तरह से टेंशन में आ गई थी। उसे अपनी चिंता तो हो ही रही थी कि अब वो क्या करेगी, साथ ही उसे जिसकी चिंता थी वो था देवांश। उसका परिवार देवांश को नहीं छोड़ेगा। और अब वो अपने पेट में पल रहे बच्चे का क्या करेगी? क्या उसे इस बच्चे को अबॉर्ट करवा देना चाहिए? वो ये सब सोच ही रही थी कि दरवाजा फिर से खुला और उसकी माँ अपने हाथ में कुछ फ्रूट्स लेकर आए और प्यार से बोली, बेटा, ये फ्रूट्स मैंने तुम्हारे लिए घर से मंगवाए हैं। उद्धरण चिन्ह। आशिका का कुछ भी खाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी माँ उसे बहुत प्यार से खिला रही थी, इसलिए उसे खाना ही पड़ा। उसके दिमाग में बहुत ज्यादा खलबली मच रही थी कि अब वो क्या करेगी। वहीं दूसरी तरफ देवांश अपने घर पहुंच चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी बहन का सामना कैसे करेगा। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी माँ उसके पास आए और बोली, बेटा देवांश। उसकी माँ कुछ परेशान सी लग रही थी तो देवांश ने पूछा, क्या हुआ माँ? सब कुछ ठीक तो है ना? समीक्षा कहाँ है? उसकी माँ बोली, बेटा, मैं उसी के बारे में तुमसे बात करना चाहती थी। आखिर उसे क्या हुआ है? वो जब से आई वापस है, कमरा बंद करके अंदर ही है। वो दरवाजा खोल ही नहीं रही। मुझे तो अंदर से उसके रोने की आवाज आ रही थी। बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? देवांश ने अपनी गर्दन हिलाए और कहा, हाँ, सब कुछ ठीक है माँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। देवांश की माँ बोली, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं माँ, आप अच्छा सा खाना बनाओ, मैं उसे लेकर आता हूँ। हम सब साथ में खाना खाएंगे, देवांश ने समझाते हुए कहा। उसकी माँ ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और वो किचन की तरफ बढ़ गई। देवांश ने गहरी सांस ली और समीक्षा के रूम की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, समीक्षा, दरवाजा खोलो, मुझको तुमसे कुछ बात करनी है। समीक्षा की डरी हुई आवाज अंदर से आई, भाई, मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहती। प्लीज आप चले जाए, मैं ठीक हूं, मेरी चिंता मत कीजिए। देवांश ने प्यार से कहा, क्या अब तुम अपने भाई की बात नहीं सुनोगी? एक बार दरवाजा तो खोलो। इस बार देवांश ने कहा तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। देवांश फिर से बोला, देखो, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, ऐसे ही भूखा रहूंगा। मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है और मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। और जैसा देवांश ने सोचा था वैसा ही हुआ। अंदर से समीक्षा ने दरवाजा खोल दिया। वो बोली, भाई, आप खाना खा लीजिए। आप खाना क्यों नहीं खा रहे? दरवाजा खुलते ही देवांश ने जब उसका चेहरा देखा तो उसका मन भारी हो गया। उसकी बहन, जो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी और जिसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ती थी, वो मुस्कान आज कहीं खो गई थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने बहुत मारा हो। अपनी लाडली बहन की ऐसी हालत देखकर देवांश का कलेजा मुंह को आ रहा था। देवांश का मन गुस्से, अपमान और दुख के भावों से बोझिल सा हो गया। वो सोचने लगा कि अब वो उससे कैसे आगे बात करे। क्या अभी उसे अपनी बहन से उस बारे में बात करनी चाहिए? नहीं,
वो उस बात के बारे में उससे कोई बात नहीं करेगा, नहीं तो वो शर्मिंदगी से पागल हो जाएगी। देवांश की मुट्ठी कस गई। वो कभी भी आशिका को माफ नहीं करेगा, कभी भी नहीं। देवांश ने समीक्षा के चेहरे की तरफ देखा और कहा, ये क्या हाल बनाया हुआ है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? उसने उसके बिखरे हुए बालों को संवारने के लिए उसके माथे पर हाथ फिराया, लेकिन उसके माथे को छूते ही वो चौंक गया क्योंकि समीक्षा को सच में बहुत तेज बुखार था। देवांश बोला, अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। ये कहकर उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले आया। उसने उसे सोफे पर बैठाया और जल्दी से बुखार की दवाई ढूंढी। समीक्षा अपने अंदर के जज्बातों को दबाए हुए थी। वो अपने भाई और अपनी माँ को वो सब नहीं बता सकती थी क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने उन्हें कुछ भी बताया तो वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। देवांश ने दवाई ढूंढकर जल्दी से उसे दवाई खाने को दी और समीक्षा ने वो दवाई आराम से खा ली। समीक्षा की माँ भी तब तक किचन से आ गई थी। वो बोली, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? देवांश बोला, माँ, समीक्षा बीमार है। इसको बहुत तेज बुखार है। माँ परेशान होते हुए बोली, समीक्षा बेटा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें बुखार है? तुम भी ना, मैं तुम्हें पहले ही दवाई दे देती। तुम तो अंदर जाकर कमरे में बंद हो गई। सच में तुम बहुत ज्यादा लापरवाह हो गई हो। देवांश बोला, माँ, अब इसे डांटना बंद करो और इसके लिए कुछ अच्छा सा खाने को बनाओ। मुझे पता है मेरी बहन को भूख लगी होगी। देवांश की माँ ने अपने सिर को पीटा और कहा, ओह, मैं गैस पर दाल चढ़ा कर आई हूँ। ये कहते हुए वो जल्दी से किचन की तरफ भागी। वहीं समीक्षा ने देवांश की तरफ देखा और कहा, भैया, मैं कल रात आपको दवाई देने आई थी लेकिन आप मुझे नहीं मिले और आपका फोन भी स्विच ऑफ था तो मैं वहीं से अपनी फ्रेंड के घर चली गई थी। प्लीज माँ को ये मत बताए क्योंकि फिर वो गुस्सा करेगी। मैंने उनसे कहा है कि मैं बजाज मेंशन में ही थी। आपने वहीं मेरे सोने का इंतजाम कर दिया था। समीक्षा के एक एक शब्द देवांश के ऊपर पत्थरों की तरह बरस रहे थे। अब उसे यकीन हो गया कि उसकी बहन को ऐसा लग रहा है कि उसके भाई को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये सोचते ही देवांश का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया। वो अपनी बहन से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसने अपनी नजरें चुराई और धीरे से कहा, ठीक है। समीक्षा अपनी जगह से उठी और बोली, भाई, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मुझे आराम करना है। देवांश बोला, ठीक है, जब तक खाना तैयार होता है तब तक तुम आराम करो। इतना कहने के बाद देवांश के मन में कड़वाहट घुल गई थी। वो अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस कर रहा था। एक तरफ उसकी बहन समीक्षा थी जो खुद एक गहरे दर्द में थी और दूसरी तरफ आशिका, जिससे उसने बेपनाह प्यार किया था लेकिन उसने उसकी बहन के साथ ऐसा घिनौना काम किया। वो कभी उसे माफ नहीं कर सकता। वहीं अस्पताल में आशिका अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थीं। उसका मन बेचैन था और वो समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या होगा। तभी दरवाजा खुला और विवान अंदर आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। विवान ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल आशिका की तरफ बढ़ाया और कठोर आवाज में पूछा, ये सब क्या है? आशिका की नजरें मोबाइल पर गईं और स्क्रीन की तरफ देखकर उसकी सांसें रुक गईं। मोबाइल पर एक वीडियो चल रहा था जिसे देखकर आशिका के हाथ पैर कांपने लगे। जैसे ही आशिका ने फोन की स्क्रीन को देखा, उसके हाथ कांपने लगे। उसने एक नज़र उस वीडियो को देखा और उसके बाद विवान की तरफ डरते हुए देखा। विवान ने अपना फोन वापस ले लिया और अपनी जेब में डालते हुए कहा, तो क्या ये वही आदमी है जिसके लिए तुम अपनी जान लेना चाहती थी? आशिका बहुत ज्यादा डर गई थी। उसके भाई के चेहरे पर इतना ज्यादा गुस्सा था कि जिसे देखकर लग रहा था जैसे वो अभी के अभी उस आदमी की जान ले लेना चाहता हो। वीडियो में आशिका और देवांश थे और वे दोनों एक दूसरे की बाहों में थे और उन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे दोनों एक दूसरे में खोसे गए थे। ये लगभग एक सप्ताह पहले का वीडियो था। विवान गुस्से में बोला, उस दो कौड़ी के आदमी की इतनी हिम्मत कि उसने मेरी बहन को फंसाया, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आशिका अपने भाई को अच्छे से जानती थी कि इसके बाद विवान क्या करेगा। वो अपने आदमियों से कहकर देवांश के हाथ पैर तुड़वा देगा या फिर उसका एक्सीडेंट करवा देगा या फिर इससे भी बुरा कुछ हो। ये सब सोच सोचकर ही आशिका बहुत ज्यादा पैनिक होने लगी थी। वह थर थर कांपने लगी। तभी उसने देखा कि विवान जा रहा है तो उसने जल्दी से विवान का हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर जाने से रोकते हुए कहा, भाई, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज। आप उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। भाई, मैं आज के बाद उससे नहीं मिलूंगी। मैं उसे भूल जाऊंगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, प्लीज।
लेकिन आप उसे कुछ मत करिएगा भाई, प्लीज, आपको मेरी कसम। उसकी बात सुनकर विवान टस से मज न हुआ। उसे ऐसे देखकर आशिका फर्श पर बैठ गई और उसकी टांगों से लिपट कर रोने लगी। भाई, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अगर आपने उसे कुछ किया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। विवान ने झुककर उसे कंधों से पकड़कर सीधा खड़ा किया और कहा, उस आदमी ने तुम्हारे दिमाग के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या वो आदमी तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम उसके लिए अपनी जान तक देने वाली थी? ये जानते हुए भी कि तुम्हारे रिश्ते की बात पिछले 2 सालों से दूसरे परिवार में चल रही है, तुम किसी और के साथ इन्वॉल्व कैसे हो सकती हो, और वो भी एक मामूली से बॉडीगार्ड के साथ? मैं सच में उसे इन हाथों से मारना चाहता हूँ। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी बहन। दांत पीसते हुए इतना कहकर वो रुक गया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे देवांश ने पैसों के लालच में उसकी बहन को फंसाया है। उसका दिमाग ये सोच सोचकर ही फटा जा रहा था और सबसे ज्यादा गुस्सा उसे अपनी बहन के ऊपर आ रहा था कि वो कैसे उसकी बातों में आ गई और यहाँ तक कि वो उसके लिए सुसाइड करने जा रही थी। विवान ने आशिका से पूछा, तो तुम सुसाइड इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं तुम्हारी शादी किसी और के साथ करवाना चाहता हूँ? आशिका ने अपनी गर्दन हिलाई लेकिन कुछ कहा नहीं। अगर वो सही समय पर कमरे में नहीं पहुंचा होता तो वो अपनी बहन को आज अपने सामने नहीं देख पा रहा होता। विवान को इतने गुस्से में देखकर वो बिलख उठी और गिलगिलाते हुए बोली, भाई उसे कुछ मत कीजिएगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। विवान ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, मैं उस आदमी को कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। आशिका ने अपनी गर्दन हिलाए और कहा, भाई, मैं आपकी हर बात मानूंगी, जो भी आप कहेंगे, बस देवांश को कुछ नहीं होना चाहिए। ये कहकर आशिका ने विवान का हाथ अपने सिर पर रखा और आगे कहा, भाई, वादा कीजिए कि अगर मैं आपकी सारी बात मानूंगी तो आप देवांश को नहीं कुछ कहेंगे और न ही कुछ करेंगे। विवान ने चिढ़ते हुए उसके सिर से अपना हाथ हटाया और कहा, मुझे अपनी बात पूरी करने के लिए कोई वादा करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर विवान वहां से चला गया। उसके जाते ही आशिका अपना फोन ढूंढने लगी लेकिन उसे याद आया कि उसका फोन तो हवेली में होगा। अब वो किससे अपना फोन मंगवाएगी? उसे जल्द से जल्द देवांश को फोन करके सब कुछ बताना होगा। इसी वक्त उसकी माँ भी अंदर आ गई। अपनी माँ को अंदर आते हुए देखकर आशिका जल्दी से उनके पास गई और उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, माँ, आप मेरा एक काम कीजिए। आप किसी को भेजकर हवेली से मेरा फोन मंगवा लीजिए। आशिका की माँ ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हारा फोन तो मैंने विवान के पास देखा था। जैसे ही आशिका ने अपनी माँ की बात सुनी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो गहरी सोच में डूब गई। उसका फोन उसके भाई के पास है। अब वो क्या करेगी? अब वो कैसे देवांश को कॉल करेगी? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो विवान से अपना फोन कैसे वापस ले। देवांश के घर में अगले दिन देवांश जब अपने कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी बहन टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में आज पहली बार समीक्षा को टेबल पर नाश्ता लगाते हुए देखा था, क्योंकि उसे तो खाना बनाना तक नहीं आता था और सबसे बड़ी बात, वो कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठती थी और आज वो सुबह जल्दी उठ गई थी। देवांश ने उसके चेहरे को देखा तो वो कल की तरह मुरझाया हुआ तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। यही बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, लेकिन ये जाहिर सी बात थी कि एक लड़की के शरीर के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ होना कोई मामूली बात नहीं थी। कोई भी लड़की ऐसा सदमा इतनी जल्दी भूल नहीं सकती। अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट लाते हुए देवांश जल्दी से समीक्षा के पास गया और बोला, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? मेरी बहन जो कभी 10 बजे से पहले नहीं उठती थी, वो आज सुबह ही उठ गई। समीक्षा ने अपने भाई की तरफ देखा और मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में वो बात नहीं थी जो देवांश असल में उसके चेहरे पर देखना चाहता था। इतने में उसकी माँ भी किचन से खाना लेकर आ गई। अरे, तुम भी आ गए। देखो, आज तुम्हारी बहन ने सुबह सुबह उठकर मेरी किचन में मदद की है। लगने लगा है कि अब ये बड़ी हो रही है। चलो अब तुम भी जल्दी से खाना खा लो, तुम्हें भी काम पर जाना होगा। काम की बात सुनकर देवांश का चेहरा फीका पड़ गया। उसने टेबल पर बैठते हुए धीरे से कहा, माँ, मैं अब से बजाज परिवार के यहाँ काम पर नहीं जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसकी माँ ने ये सुना तो वो हैरानी से बोली, क्या? वहीं समीक्षा भी हैरान थी। वो बोली, भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? समीक्षा को अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि आखिर क्यों उसका भाई वहां नहीं जाना चाहता। उसके मन में एक पल के लिए ख्याल आया कि कहीं उसके भाई को उसके साथ हुए हादसे के बारे में पता तो नहीं चल गया, लेकिन अगले ही पल उसने इस ख्याल को ये सोचकर झटक दिया कि यह बस उसका वहम है। तभी देवांश बोला, क्योंकि मैं वहां काम करके परेशान हो गया हूं,
इसलिए मैंने खुद ही वहां से नौकरी छोड़ दी। अभी कुछ दिनों में वहां बॉडीगार्ड्स की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है और उस वक्त की ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि मेरी जान भी जा सकती है और मैं अपनी जान दांव पर नहीं लगाना चाहता। मुझे आप दोनों के बारे में भी सोचना है, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं वहां काम नहीं करूंगा। समीक्षा और उसकी मां दोनों हैरान थी। आखिर उसे हो क्या गया था? वो तो कभी ऐसी चीजों से घबराता नहीं था, बल्कि वो तो इन चीजों में सबसे आगे रहता था। इसलिए ही उसने बॉडीगार्ड का काम करना शुरू किया था और बजाज परिवार उसे इस काम के लिए बहुत पैसा देता था। आज वो लोग जो भी थे उसी काम की वजह से थे। जब से उसने काम करना शुरू किया था, उनकी कंडीशन बहुत अच्छी हो गई थी। वो लोग सब कुछ ले सकते थे जो उन्हें पसंद था। समीक्षा अच्छे कॉलेज में पढ़ रही थी और सोसाइटी में देवांश की वजह से उनका काफी अच्छा नाम था। अच्छे खाने से लेकर अच्छे कपड़ों तक उनके पास सब कुछ था। समीक्षा ने पूछा, तो भाई अब आप क्या करेंगे? मेरा मतलब है, अब आपने क्या करने का सोचा है आगे? देवांश ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मैंने इसके बारे में रात भर सोचा। मैंने शहर के बीचों बीच जो प्लॉट लिया था उस पर मैं एक मॉल बनाना चाहता हूँ। उसकी मां तुरंत बोली, लेकिन मॉल बनाने में तो बहुत पैसे लगेंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। देवांश बोला, मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं जिससे मैं वहां का काम शुरू करवाता हूं और बैंक में लोन के लिए अप्लाई करता हूं। तब तक के लिए मैं कोई और नौकरी ढूंढ लेता हूं जिसके पैसों से मैं बैंक का लोन भी धीरे धीरे चुकाता रहूंगा। और वैसे भी एक बार वहां मॉल बन जाएगा तो वहां का प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो शहर के बीचों बीच होगा और मैं चाहता हूं कि ऐसा मॉल शहर में कोई दूसरा ना हो। समीक्षा को भी आइडिया अच्छा लगा, लेकिन जितना आसान ये काम दिख रहा था उतना आसान नहीं था। लेकिन जब उसके भाई ने ये सब करने की ठान ली थी तो वो उसके साथ थी। वैसे भी उसका भाई जो एक बार सोच लेता था वो करके ही रहता था। समीक्षा की मां ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सब कुछ अच्छा हो। समीक्षा ने भी कहा, हाँ, जब आपने सोच ही लिया है तो हम आपके साथ हैं। देवांश खुश था कि उसका परिवार उसके साथ था और अब बस वैसा ही हो जैसा वो चाहता है। उसकी मां ने कहा, समीक्षा तुम भी नाश्ता कर लो, तुम्हें भी कॉलेज के लिए निकलना होगा। समीक्षा चेयर पर बैठी ही थी कि अचानक से दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ताई जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? समीक्षा की मां मुस्कुरा दी और बोली, अरे कुहू, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है? जल्दी से यहाँ आओ, मैंने गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं। कुहू ने जैसे ही यह सुना वो मुस्कुराते हुए जल्दी से अंदर आ गई। ताई जी, मुझे अपने घर तक खुशबू आ गई थी, इसीलिए तो मैं यहाँ जल्दी से आ गई और मैंने सोचा था मैं समीक्षा को भी उठा दूंगी। लेकिन ये क्या, आज तो ये पहले ही जाग गई है। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? समीक्षा की माँ बोली, आज ये सच में जल्दी उठ गई थी और मैं तो खुद भी इस बात पर हैरान हूँ। समीक्षा ने कुछ नहीं कहा और उसने अपनी प्लेट में अपने लिए आलू का एक पराठा डाला। कुहू समीक्षा के चाचा की बेटी थी। उसका घर समीक्षा के घर के बाजू में ही था। वो दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाई करती थीं और बहुत अच्छी दोस्त भी थीं। समीक्षा ने कुहू की प्लेट में भी एक पराठा डाला और धीरे से पूछा, ईशाना नहीं आई क्या? कुहू ने अपना फोन निकालते हुए कहा, मैंने उसे यहीं आने के लिए कहा था, पता नहीं कहाँ रह गई। उसने ईशाना का नंबर डायल ही किया था कि उसकी नज़र दरवाजे की तरफ गई और वो बोल पड़ी, अरे ईशाना, तुम आ गई। मैं तुम्हें ही अभी कॉल करने वाली थी। ईशाना ने सलवार सूट पहना हुआ था और उसके कंधे पर बैग था। उसके बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा चमक रहा था। जैसे ही उसने देवांश को वहां देखा, उसका चेहरा लाल हो गया। समीक्षा की मां बोली, अरे ईशाना, जल्दी आओ, पराठे ठंडे हो रहे हैं। ईशाना बोली, आंटी, मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ। कुहू बोली, अरे तुम्हें पता नहीं मेरी ताईजी कितना अच्छा खाना बनाती हैं। एक बार खाओगी तो रोज रोज आओगी। मैं भी ब्रेकफास्ट करके आई थी, लेकिन यहाँ आकर मेरी नीयत खराब हो गई। ईशाना मुस्कुराते बोली, मैं जानती हूँ आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन इस वक्त सच में मैं कुछ नहीं खा सकती, मेरा पेट गले तक भरा हुआ है। ये कहकर वो उन्हीं के साथ डाइनिंग टेबल पर देवांश के साइड वाली चेयर पर बैठ गई। उसने तिरछी नजरों से देवांश को देखा जो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। वो मन ही मन सोचने लगी, हाय, सच में कितना स्मार्ट है देवांश और इसकी साइड प्रोफाइल तो किसी हीरो से कम नहीं है। तभी उसे पहली ही नज़र में उससे प्यार हो गया था। उसका मन कर रहा था कि वो देवांश के गाल पर एक किस कर दे, लेकिन उसने अपने जज्बातों को कंट्रोल किया। वो अपनी हद नहीं भूल सकती थी। वो देवांश को बहुत पसंद करती थी और ये बात कुहू और समीक्षा दोनों जानती थीं।
वो दोनों देख रही थी कि वो किस तरह से देवांश को कनखियों से घूरे जा रही थी। कुहू ने अपना गला साफ करते हुए कहा, ईशाना, अगर तुम्हारा खाना खाने का मन नहीं है तो आखिर तुम क्या खाना चाहती हो? ईशाना की नज़र कुहू पर गई तो कुहू ने शरारत से अपनी आंखें गोल घुमाते हुए देवांश की तरफ इशारा किया, जिससे वो और ज्यादा शर्मा गई। इतने में न्यूज़पेपर वाला बाहर न्यूज़पेपर फेंक कर गया। समीक्षा की मां न्यूज़पेपर लेने जाने ही वाली थी कि ईशाना खड़े होते हुए बोली, आंटी आप रहने दीजिए, मैं लाती हूँ। आप नाश्ता कीजिए। वो जल्दी से न्यूज़पेपर अंदर लेकर आए। उसकी नज़र फ्रंट पेज पर थी जिसमें आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ छपी हुई थी और वो इतनी चौंकाने वाली थी कि उसकी नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। उसने धीरे से न्यूज़पेपर टेबल पर रखा और कहा, अरे ये तो बजाज परिवार की बेटी है ना। ये सुनते ही देवांश के हाथ अचानक से खाना खाते हुए रुक गए और उसकी नज़र फ्रंट पेज पर गई। जैसे ही उसने उस न्यूज़ को देखा वो अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया। समीक्षा ने भी जैसे ही उस न्यूज़ को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बजाज परिवार की बेटी का नाम सुनते ही देवांश अचानक उठकर खड़ा हो गया और उसने न्यूज़पेपर अपने हाथ में ले लिया। उसका चेहरा एकदम से गंभीर हो गया। न्यूज़पेपर में लिखी हुई बातें सच में बहुत ज्यादा शॉकिंग थीं। उस खबर में आशिका की फोटो थी, वो भी एक लड़के के साथ। उस लड़के को देवांश अच्छे से जानता था क्योंकि अक्सर विवान उससे मिला करता था। वो मित्तल परिवार का छोटा बेटा समृद्ध मित्तल था। उस न्यूज की हेडलाइन थी, देश के 2 सबसे अमीर परिवारों में बजेगी शहनाई, अगले सप्ताह होगी समृद्ध मित्तल और आशिका बजाज की सगाई। उसके बाद मित्तल परिवार और बजाज परिवार के बारे में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई थीं। आशिका और समृद्ध दोनों साथ में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। समीक्षा की मां ने जब अपने बेटे को इस तरह से खड़े होते हुए देखा तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ देवांश? देवांश ने अपने चेहरे के भावों को छुपाया और धीरे से कहा, मेरा पेट भर गया है, मैं अब चलता हूं। आशिका ने जो देवांश की बहन के साथ किया था उसकी वजह से देवांश के दिल की मोहब्बत पर अब नाराजगी हावी हो गई थी। उसके जाने के बाद समीक्षा ने वो न्यूज़पेपर अपने हाथों में उठाया और न्यूज़ पढ़ते हुए कहा, ओ माय गॉड, इतनी जल्दी? ये शादी करने के लिए छोटी नहीं है। मेरा मतलब है, ये तो बस मुझसे 2 साल बड़ी है, फिर भी ये शादी कर रही है। शादी नहीं कर रही है, सगाई कर रही है, और वैसे भी इन लोगों के पास पैसों की कमी तो है नहीं, इसलिए ये चाहे जब शादी करें चाहे जब सगाई करें, उनकी मर्जी। मुझे तो पराठा खाने से मतलब है, ये कहकर कुहू ने अपनी थाली में एक और पराठा रखा। ईशाना ने देवांश को जाते हुए देखा और वापस से चेयर पर बैठ गई। वो थोड़ी मायूस लग रही थी। वहीं आशिका अभी तक अस्पताल में थी। उसके हाथ में न्यूज़पेपर था और उसकी माँ उसके सामने बैठी हुई थी। आशिका ने नाराज होते हुए कहा, माँ, भाई को इतनी जल्दी क्या थी? उन्होंने ये सब क्यों करवाया? आशिका की माँ बोली, बेटा, वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा भला ही चाहेगा, और वैसे भी समृद्ध बहुत अच्छा लड़का है। हम उसे बचपन से जानते हैं। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। लेकिन माँ, आशिका इतना ही बोल पाई थी कि उसकी माँ खड़ी हुई और उसके सिर को सहलाते हुए बोली, लेकिन कुछ नहीं। इन सब बातों को छोड़ो और अब तुम अपनी सेहत पर ध्यान दो। मैं अपनी बेटी को जल्दी से जल्दी ठीक होते हुए देखना चाहती हूँ। आशिका की पकड़ न्यूज़पेपर पर मजबूत हो गई, पर वो कुछ बोल नहीं पाए। उसे जल्दी से जल्दी अपना फोन चाहिए था ताकि वो देवांश को सब कुछ एक्सप्लेन कर सके। आशिका जानती थी कि उसकी बात उसके घर में कोई नहीं सुनेगा क्योंकि सबको पता लग चुका था कि उसने सुसाइड क्यों किया था। सब उससे गुस्सा थे इस बात से कि उसने एक मामूली से बॉडीगार्ड के लिए सुसाइड करने की कोशिश की। अगर आशिका अपने भाई से वादा नहीं लेती तो अब तक उसका परिवार देवांश के परिवार को खत्म कर चुका होता। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एक मर्दाना आवाज दरवाजे के बाहर से गूंजी। आशिका और उसकी माँ दोनों ने उस तरफ देखा तो वहां समृद्ध खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो अपने हाथ में गुलदस्ता लेकर आया था। आशिका की माँ जल्दी से बोली, बेटा, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है, अंदर आओ। समृद्ध अंदर आया और उसने गुलदस्ता आशिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब तुम्हारा पेट दर्द कैसा है? क्या तुम अब अच्छा फील कर रही हो? पेट दर्द? आशिका ने पहले उसे और फिर उसके बाद अपनी माँ को हैरानी से देखा। अब उसे समझ में आया कि उसके परिवार ने जरूर ही समृद्ध से ये सच छुपाया हुआ है कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। आशिका ने समृद्ध की तरफ देखकर अपनी गर्दन हिलाई और धीरे से कहा, अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। समृद्ध वहीं रखी हुई चेयर पर बैठते हुए बोला, तुम्हारी ईटिंग हैबिट्स बचपन से खराब रही हैं, इसी वजह से ये सब हुआ है।
आशिका हल्के से मुस्कुरा दी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। आशिका की माँ उन दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेने बाहर चली गईं। जैसे ही आशिका ने देखा कि उसकी माँ बाहर चली गई, उसने समृद्ध से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा। आशिका सब कुछ बता देना चाहती थी ताकि उन दोनों की सगाई ना हो। वो खुद तो मना नहीं कर सकती, लेकिन वो चाहती थी कि समृद्ध मना कर दे। लेकिन तभी समृद्ध ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे इस शादी को न करने के लिए कहने वाली हो। जैसे ही आशिका ने ये सुना, वो हैरान रह गई। इससे पहले कि वो कुछ जवाब देती, समृद्ध बोला, तुम किसी और से प्यार करती हो, और जब विवान ने तुम्हारे साथ मेरे रिश्ते की बात की तो तुमने सुसाइड करने की कोशिश की। जैसे ही आशिका ने ये सुना, वो चौंकते हुए बोली, आपको कैसे पता? समृद्ध बोला, मुझे विवान ने सब कुछ बता दिया है। वो मुझसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था। उसने मुझसे कहा कि अगर सब कुछ जानने के बाद भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तो वो तुम्हारी शादी मुझसे करने के लिए तैयार है। नहीं तो मैं मना भी कर सकता हूं। वो तुम्हारे लिए किसी और अच्छे लड़के को देखेंगे। आशिका बोली, तो आपने माँ के सामने पेट दर्द वाली बात क्यों कही? समृद्ध बोला, क्योंकि मुझे उनके सामने ये सब कहना ठीक नहीं लगा। अगर मैं ये कहता कि तुमने सुसाइड किया है तो तुम्हारी माँ को बुरा लगता, इसलिए मैंने ऐसा कहा। आशिका ने बड़ी उम्मीद से समृद्ध को देखा और पूछा, तो क्या आप अब भी मुझसे शादी करना चाहते हैं? समृद्ध ने अपनी गर्दन हिलाए और कहा, हाँ, मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूं और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अपनाने लिए तैयार हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले किसे पसंद करती थी, जब हमारी शादी हो जाएगी तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। आशिका को जैसे एक झटका लगा। उसे समृद्ध से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब वो उसे जो बात बताने वाली थी, उसे सुनकर शायद वो उससे शादी करने के लिए मना कर देगा। आशिका ने अपने पेट पर हाथ रखा और जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी, इतने में विवान अंदर आ गया। समृद्ध, तुम कब आए? समृद्ध अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और विवान से हाथ मिलाते हुए बोला, मैं बस अभी आया हूं। विवान ने आशिका का चेहरा देखा और फिर समृद्ध से कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, चलो बाहर चलते हैं। समृद्ध ने आशिका की तरफ देखा और कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना। मैं बाद में तुम्हें देखने आऊंगा। आशिका जबरदस्ती मुस्कुरा दी। वहीं विवान ने बाहर जाने से पहले अपनी जेब से एक फोन निकाला और आशिका की तरफ बढ़ाया, ये लो तुम्हारा फोन। उनके बाहर जाते ही आशिका ने अपना फोन खोला। उसके फोन से सब कुछ गायब था। उसकी ढेरों फोटोज, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह कुछ भी नहीं थे, और जब उसने देवांश का नंबर डायल किया तो उसमें उसका नंबर भी नहीं था। उसे पता लग गया कि उसके भाई ने सिम बदल दी है। अब उसके पास पहले वाली सिम नहीं थी। आशिका को देवांश का नंबर याद था, इसलिए उसने देवांश का नंबर डायल किया, लेकिन कॉल एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बार बार ट्राई करने पर भी ऐसा ही हुआ। वो समझ गई कि उसके भाई ने इसमें ऐसा कुछ किया है कि वो देवांश का नंबर डायल ही ना कर पाए। लेकिन आशिका के पास देवांश का एक और नंबर था। वो नंबर सिर्फ देवांश के घर वालों के पास और आशिका के पास था। उसने जल्दी से देवांश का वो नंबर डायल किया तो उस नंबर पर कॉल लग गया। आशिका ने राहत की सांस ली। वो देवांश के फोन उठाने का इंतजार कर रही थी। वहीं देवांश इस वक्त कार में था। उसके दिमाग में वही फोटो बार बार चल रही थी जो न्यूज़पेपर में छपी थी, और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके दिल पर किसी ने पत्थर रख दिए हो। अपना फोन बजते हुए देखकर उसने ईयरबड्स से फोन कनेक्ट किया और उन्हें अपने कान में लगाते हुए कहा, हेलो। जैसे ही आशिका ने उसकी आवाज सुनी, उसके अंदर के जज्बात बाहर आने लगे और वो रोने लगी। एक लड़की के रोने की आवाज सुनकर देवांश ने अपनी कार साइड में रोक दी। वो अच्छे से जानता था कि वो आशिका थी। देवांश ने फिर कुछ नहीं कहा। वो बस उसे रोते हुए सुनता रहा। कुछ देर रोने के बाद आशिका ने धीरे से देवांश से पूछा, देवांश, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? देवांश ने रूखेपन से कहा, तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम्हारे भाई और तुम्हारे फियांसे को पता लग गया तो वो क्या करेंगे? आशिका ने उसकी बात सुनी तो वो बोली, देवांश, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरे भाई ने ये सब किया है। उन्हें मेरे और तुम्हारे बारे में पता लग गया है। उनके पास एक वीडियो है जिसमें हम दोनों साथ में हैं। देवांश की भौहें आपस में जुड़ गई। वो बोला, क्या इसलिए वो तुम्हारी शादी समृद्ध मित्तल के साथ करवाना चाहता है? आशिका अपने सुसाइड वाली बात देवांश को नहीं बताना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, हाँ। देवांश कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, ठीक है, तो तुम शादी कर लो।
क्योंकि जो तुमने मेरी बहन के साथ किया है उसके बाद मैं तुम्हें माफ तो नहीं करूंगा। मेरे और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, क्योंकि तुम जानती हो कि सब पता चल जाने के बाद तुम्हारा भाई अब क्या कर सकता है। आशिका को उम्मीद नहीं थी कि देवांश इस तरह की बात करेगा। क्या उसके दिल में आशिका के लिए थोड़ी सी भी फीलिंग नहीं थी? वो जानती थी कि उसने गुनाह किया था, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा। उसने धीरे से कहा, देवांश मेरे पेट में। लेकिन जैसे ही वो अपना वाक्य पूरा करती, सामने से फोन कटने की आवाज आ गई थी। उधर देवांश ने नहीं सुना कि आशिका क्या कहने वाली थी। उसने फोन अपनी साइड की सीट पर गुस्से में फेंक दिया और अपनी सीट पर पीछे की तरफ हो गया। वहीं आशिका ने अपना फोन देखा और उसने देवांश को दोबारा से फोन मिलाने की कोशिश की। उसे बच्चे के बारे में देवांश को बताना ही होगा, लेकिन उधर देवांश ने उसका फोन पिक नहीं किया, बल्कि उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। देवांश आंखें बंद करके कार में बैठा हुआ था। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसे इस तरह से बैठे हुए कितने घंटे हो गए थे। तभी उसकी कार की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। तब जाकर वो होश में आया और उसने आंखें खोली। जब उसने सामने समीक्षा को देखा तो उसने जल्दी से खिड़की का ग्लास नीचे किया। समीक्षा ने पूछा, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? क्या कार खराब हो गई है? उद्धरण चिन्ह। देवांश बोला, नहीं कुछ नहीं हुआ है। तुम कॉलेज जा रही हो? समीक्षा बोली, भाई मैं कॉलेज से वापस आ रही हूँ। दरअसल हमने टैक्सी से आपकी कार को यहाँ देख लिया था तो हम उतर गए। देवांश ने देखा कि समीक्षा के पीछे कुहू और ईशाना दोनों खड़ी हुई थी। देवांश ने कहा, मैं घर ही जा रहा हूँ। एक काम करो, तुम तीनों अंदर आ जाओ। समीक्षा आगे वाली सीट पर बैठ गई और कुहू और ईशाना दोनों पीछे वाली सीट पर। कुहू ने ईशाना को कोहनी मारते हुए धीरे से कहा, वैसे तुम्हारी नजरें बहुत तेज हैं। टैक्सी में से भी तुमने देवांश भाई की कार को पहचान लिया। ईशाना ने कुहू को चुप रहने का इशारा किया और आगे की तरफ देखने लगी। शाम का वक्त था तो मुंबई की सड़कों पर काफी ज्यादा ट्रैफिक था, इसलिए देवांश को बीच बीच में कार रोकनी पड़ रही थी। उसका ध्यान सिर्फ ड्राइविंग पर था कि तभी कुहू पीछे से चिल्लाते हुए बोली, अरे ये तो बजाज परिवार की बेटी है ना, जिसकी फोटो हमने सुबह न्यूज़पेपर में देखी थी। देवांश के कान खड़े हो गए और उसने अपनी गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा जहां उसे आशिका दिखाई दी। आशिका उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई लग्जरी कार में बैठी हुई थी। वो पीछे वाली सीट पर थी और बहुत ज्यादा वीक नजर आ रही थी और उसने अभी तक उन्हें नहीं देखा था। देवांश ने देखा कि आगे वाली सीट पर विवान और समृद्ध बैठे हुए हैं जो आपस में कुछ बात कर रहे थे। देवांश ने उन्हें एक नजर देखकर अपनी गर्दन सीधी घुमा ली। उसने खिड़की का ग्लास ऊपर कर लिया ताकि वो सब उन्हें ना देख पाए। वहीं समीक्षा उन दोनों लड़कों को ही देख रही थी। उसके दिमाग में जो चीज चल रही थी वो ये थी कि क्या उन दोनों में से किसी ने उसके साथ वो सब किया होगा। इस वक्त कुहू ने उनकी कार को देखते हुए कहा, अरे ये तो नया मॉडल है। इसकी कीमत करोड़ से कम नहीं होगी। सच में ये लोग बहुत अमीर हैं। अगर मैंने कुछ अच्छे पुण्य किए होते तो क्या पता मैं भी ऐसे परिवार में जन्म ले लेती। लेकिन लगता है मैंने पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं, जो मैं गरीब परिवार में पैदा हो गई। ईशाना उसकी बात पर हंस पड़ी और बोली, अगर वो अमीर हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनकी जिंदगी अच्छी है और वो खुश हैं। सबके अपने अपने सुख और दुख होते हैं, इसलिए उनसे जलना बंद करो। कुहू ने अपना मुंह बना लिया और कहा, बकवास करना बंद करो। जिसके पास पैसा है वो खुशी भी खरीद सकता है। ईशाना ने अपनी गर्दन हिला दी और फिर आगे कुछ नहीं कहा। देवांश ने जल्दी से वहां से गाड़ी निकाल ली। वहीं अगले कुछ दिनों तक समीक्षा और देवांश दोनों अपने अपने तरीके से बीती बातों को भूलने की कोशिश कर रहे थे, और वहीं विवान उस लड़की की खोज में लगा हुआ था जिसके साथ उसने रात बिताई थी। आशिका को मौका नहीं मिल रहा था समृद्ध से बात करने का। उनकी सगाई को सिर्फ 2 दिन रह गए थे। वो समृद्ध से आमने सामने बात करना चाहती थी, इसलिए उसने समृद्ध को बात करने के लिए एक कैफे में बुलाया। वैसे तो उसे कहीं बाहर जाने नहीं दिया जाता था, लेकिन जब उसने विवान से कहा कि वो समृद्ध से मिलना चाहती है और उससे सगाई के बारे में कुछ बात करना चाहती है तो विवान ने उसे इजाजत दे दी। लेकिन उसने उसे वार्निंग दे दी कि वो कुछ ऐसा ना करे जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाए। वो तैयार होकर लिविंग रूम में आई। विवान भी वहीं बैठा हुआ था और उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था। उस आदमी ने अपनी जेब से एक चिप निकाली और विवान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये रही वो सीसीटीवी फुटेज जो उस वक्त डिलीट हो गई थी। ये मैंने रिकवर कर ली है। जैसे ही आशिका ने ये बात सुनी उसके कान खड़े हो गए और उसके कदम जाते जाते रुक गए। अंडरस्को
क्या होगा आगे सुनने के लिए अगला भाग देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। धन्यवाद। योजक चिन्ह।